सोचिए, भारत का साहित्य यह सिर्फ किताबों का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक विशाल महासागर जैसा है, जिसमें हजारों सालों से कहानियां बह रही हैं। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आई हैं, और आज हम इसी महासागर की कुछ सबसे गहरी और सबसे ताकतवर लहरों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। जरा महान जर्मन स्कॉलर हमबोल्ट के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो उन्होंने कालिदास के लिए कहे थे। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय कहानियों की गूंज सदियों से पूरी दुनिया में सुनाई देती रही है। तो सवाल यह उठता है कि यह साहित्यिक महासागर शुरू कहां से हुआ। इसकी जड़ें, आप यकीन मानिए, बहुत बहुत गहरी हैं। और जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं ना, वो सिर्फ कहानियां नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक पूरी सभ्यता की सोच और उसूलों की नींव रखी थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये हमें इस परंपरा की विशालता का एहसास कराती है। ये ग्रंथ एक के ऊपर एक परतों की तरह हैं। हर नई रचना पिछले ज्ञान के ऊपर बनी, और धीरे धीरे सोच और फिलॉसफी का एक गहरा नेटवर्क तैयार हो गया। वेद, रामायण, महाभारत और हाँ, अर्थशास्त्र भी। ये नाम हम सबने सुने हैं, है ना? पर ये सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये वो बुनियाद हैं जिस पर हजारों सालों से भारतीय सोच, नैतिकता और राजनीति की पूरी इमारत खड़ी है। चलिए, अब फिलॉसफी से थोड़ा हटकर आर्ट और ब्यूटी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा दौर भी आया जब साहित्य सिर्फ ज्ञान देने का जरिया नहीं रहा, बल्कि वो भावनाओं को खूबसूरती से पेश करने की एक ऊंची कला बन गया। और जब हम उस कला के शिखर की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, कालिदास। उन्हें संस्कृत कविता का शहंशाह कह सकते हैं। उनकी कलम में ऐसा जादू था कि वो शब्दों में जान डाल देते थे। अब उनकी कला को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, रस। ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो फीलिंग है, वो इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो किसी भी आर्ट को देखकर, सुनकर या पढ़कर हमारे मन में पैदा होता है। और ये थियोरी कितनी डिटेल्ड थी, इसका अंदाजा आप श्रृंगार रस यानी प्यार के इमोशन से लगा सकते हैं। कालिदास जैसे कवियों ने सिर्फ प्यार के बारे में नहीं लिखा, बल्कि उसके हर शेड को दिखाया, मिलने की खुशी भी और बिछड़ने का गम भी। मतलब कला इमोशंस को कितनी गहराई से समझ सकती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं मॉडर्न जमाने में। यहाँ लेखकों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प किया। उन्होंने अपनी कलम से पूरे के पूरे काल्पनिक शहर बना दिए, जो असल में आम भारतीय जिंदगी का आईना थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आर.के. नारायण का, और उनके बनाए शहर मालगुडी का। सच कहूं तो मालगुडी सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं था, वो कहानियों का एक जिंदा जागता कैरेक्टर था। नारायण की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने मालगुडी के आम लोगों की जिंदगी में वो यूनिवर्सल इमोशंस और एक्सपीरियंस ढूंढ निकाले, जिनसे हम सब, चाहे कहीं भी रहते हों, खुद को जोड़कर देख सकते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, ये नाम सुनते ही कई लोगों की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। नारायण ने बहुत ही सिंपल तरीके से आम जिंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जो कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन साहित्य सिर्फ मनोरंजन या खूबसूरत कहानियों के लिए नहीं होता। इसका एक और बहुत जरूरी काम है, समाज को आईना दिखाना, वक्त के दर्द और नाइंसाफी को आवाज देना। 20वीं सदी में जब देश बड़े बदलावों से गुजर रहा था, तब कई लेखकों ने अपनी कलम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने गरीबी, जातिवाद और बंटवारे की हिंसा जैसी कड़वी सच्चाइयों पर खुलकर लिखा। और इस कड़ी में दो नाम बहुत अहम हैं, मुंशी प्रेमचंद और अमृता प्रीतम। दोनों ने समाज का दर्द लिखा, पर अलग अलग नजरिए से। प्रेमचंद ने गांव की गरीबी और सिस्टम के शोषण को उजागर किया, तो अमृता प्रीतम ने बंटवारे के जख्मों को अपनी आवाज दी। अमृता प्रीतम की एक कविता की लाइन है, अज आँखां वारिस शानू। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये बंटवारे के उस भयानक दर्द की चीख है। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मुंशी प्रेमचंद और उनका उपन्यास गोदान। ये उपन्यास भारतीय किसान की जिंदगी का महाकाव्य है। उन्होंने उन गरीब किसानों की कहानी दुनिया को बताई जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, और दिखाया कि सिस्टम कैसे उनका शोषण करता है। अब हम आते हैं एक ऐसी हस्ती पर जिन्होंने इन सभी धागों को, मतलब कला, फिलॉसफी, समाज, सबको एक साथ बुन दिया, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आवाज बने। नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम सब गुरुदेव कहते हैं। वो सिर्फ एक कवि या लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी संस्था थे, एक जीनियस जिनका असर हर तरफ था।
उन्होंने कितने गाने लिखे? हजारों, जिन्हें आज हम रबींद्र संगीत के नाम से जानते हैं। और ये गीत आज भी बंगाली कल्चर का दिल हैं। जरा सोचिए, कविता में गीतांजलि, नॉवेल्स में गोरा, संगीत ऐसा कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान लिख दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्ट को भी मॉडर्न बनाया। मतलब ऐसा क्या था जो उन्होंने नहीं किया? और फिर आया साल 1913, एक ऐसा पल जिसने इतिहास बदल दिया। टैगोर अपनी अद्भुत कविता के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। इस एक अवार्ड ने इंडियन लिटरेचर को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो हमने देखा कहाँ वेदों के पवित्र मंत्रों से ये सफर शुरू हुआ और कहाँ सामाजिक विरोध और इंसानियत की आवाज तक पहुंचा। भारतीय साहित्य असल में हम सबकी, यानी मानवता की ही कहानी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इसकी अगली कहानी क्या होगी।